Welcome to my YouTube channel Engineer Satish Kumar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़े थे ईंधन से। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन जो है कहता है कि शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करें। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करें। चलिए अब ध्यान से देखेंगे बाबू हम लोग कि शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग कैप। आप ध्यान से देखेंगे, इसे बोलते हैं ग्रेफाइट का छड़, जो कैथोड का काम करता है। ये मेरा है बाबू जिंक का बर्तन, जो एनोड का काम करता है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। देख रहे बाबू कि ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर ये जो है इसे पेस्ट बोलते हैं। ये पेस्ट क्या चीज का है तो ध्यान से देखेंगे। इस पेस्ट को बोलते हैं NH4Cl प्लस ZnCl2। उसके बाद देख रहे बाबू कि इस पेस्ट के बाद एक और पेस्ट है। इस पेस्ट को हम लोग बोलते हैं MnO2 प्लस कार्बन। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू, जितना बोर्ड पर हम बात लिख दिए, अगर इसको हम बोल दिए इसका मतलब है कि वर्णन कर दिए। चलिए तो इसको ध्यान से देखेंगे बाबू कि कैसे इसको डिफाइन करना है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे। इसके लिए सर्वप्रथम एक जिंक का बर्तन लेते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम एक जिंक का क्या लेते हैं बाबू, बर्तन लेते हैं, जो कोची का काम करता है, एनोड का काम करता है। इसके लिए सर्वप्रथम जिंक का एक बर्तन लेते हैं जो एनोड का काम करता है, तथा इसके मध्य भाग में एक ग्रेफाइट का छड़ होता है। इसके मध्य भाग में ग्रेफाइट का एक छड़ होता है जो कैथोड का काम करता है। कोची का काम करता है, कैथोड का काम करता है। तथा ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। इस पेस्ट के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। तथा ग्रेफाइट के ऊपरी छोर पर एक क्या लगा रहता है, कैप लगा रहता है।
इतना बात बोल दिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम शुष्क सेल का हम लोग सचित्र गोचर कर दिए, वर्णन कर दिए। तो लास्ट बार रिपीट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपने से उसको नोटपैड पर लिखने हैं। चलिए तो देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम एक जिंक का बर्तन लेते हैं जो एनोड का काम करता है तथा इसके मध्य भाग में ग्रेफाइट का एक छड़ होता है तथा इसके मध्य भाग में ग्रेफाइट का एक छड़ होता है जो कैथोड का काम करता है तथा ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है तथा इस पेस्ट के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है तथा ग्रेफाइट के ऊपरी छोर पर एक क्या लगा रहता है, कैप लगा रहता है। ये था मेरा सचित्र वर्णन था। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। इसी से एक सवाल उठता है, वो सवाल क्या है, शुष्क सेल का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है क्यों? चलिए तो ध्यान से सुनें। शुष्क सेल क्या होता है बाबू कि जब काम करना बंद कर देता है, शुष्क सेल जब काम करना बंद कर देता है बाबू, तो इसका जो बर्तन होता है वह जिंक का होता है। तो सबसे खास बात यह है बाबू कि शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है क्यों? तो ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि शुष्क सेल में जो होता है अमोनियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका हम टाइटल दे दिए कि हम जानते हैं कि शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और जब सेल काम करना बंद कर दे तो इसमें उपस्थित एसिटिक अम्ल जिंक के बर्तन को खा जाता है। इसी कारण से शुष्क सेल का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। लास्ट बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। शुष्क सेल का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है क्यों आपसे पूछेगा तो बताना है। सबसे पहले के दिमाग में रखना है कि इसका आंसर देने के लिए अमोनियम क्लोराइड आपको याद रखना है और एसिटिक अम्ल याद रखना है, तभी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और जब सेल काम करना बंद कर दे तो इसमें उपस्थित एसिटिक अम्ल जिंक के बर्तन को खा जाता है। इसी कारण से शुष्क सेल का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखेंगे इसे। नरनेस्ट
का समीकरण नर्नेस्ट का समीकरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे ध्यान से देखिए, इसका आंसर हम खुद से लिख रहे हैं। नर्नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण ज्ञात किया जिसे नर्नेस्ट का समीकरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, दिमाग में रखेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात समीकरण देखते हैं कि क्या दिया था। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT log Kc बटे NF बटे कुछ हो गया बाबू NF। सबका मतलब समझते हैं। जहां A बराबर होता है बाबू इलेक्ट्रॉन विभव, A0 बराबर होता है बाबू मानक इलेक्ट्रॉन विभव, R के मतलब होता है बाबू गैसीय नियतांक। अब ध्यान से देखेंगे बाबू, जिसका मान होता है बाबू 8.31 जूल। केसी के मतलब होता है बाबू साम्य स्थिरांक। फॉर्मूला इसका पढ़े थे 11th क्लास में हम लोग कि प्रतिफल बटे अभिकारक। अब बात आता है बाबू कि n के मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और F के मतलब बाबू फैराडे नियतांक। जिसका मान होता है बता चुके हैं 96,500 कूलम। ध्यान से देखेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अगर बात हम लोग लिखते हैं तभी जाकर बाबू 2 मार्क्स देगा, क्योंकि इतनी बात अगर हम लोग लिखेंगे तभी जाकर इसका पूरा मैटर तैयार होता है। चलिए तो देख लेते हैं बाबू,
कहता है कि नर्निस्ट का समीकरण क्या है। तो ध्यान से सुनिए, नर्निस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण ज्ञात किया, जिसे नर्निस्ट का कोचित दिया बाबू समीकरण कहा जाता है। अब बताता है कि समीकरण क्या दिया था, तो अर्थात E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT लॉग कोची बाबू केसी बटे NF। अब ध्यान से सुनिए, सबको हम समझते हैं कि क्या बोलते हैं। तो E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विभव, E नॉट को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव, RT को बोलते हैं गैसीय नियतांक, जिसका मान होता है बाबू 8.31 जूल। उसके बाद देखते हैं बाबू T, तो T छूट गया, चलिए तो T लिख देते हैं बाबू। T को बोलते हैं हम लोग ताप, जेकर मान लेना है हमको 298 केल्विन। ध्यान से सुनेंगे, R का मान हमें पता हो गया कि R को हम लोग बोलते हैं गैसीय नियतांक, T को बोलते हैं ताप, जिसका मान कितना लेना है बाबू 298 केल्विन। और केसी के मतलब बोले बाबू तो साम्य स्थिरांक, जो 11th क्लास में हम लोग फॉर्मूला इसका पढ़े थे कि प्रतिफल बटे अभिकारक होता है। N बोलेंगे बाबू तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान से सुनिए बाबू, इलेक्ट्रॉन की कुछ बाबू संख्या। अब आता है कि F को क्या बोलते हैं बाबू, तो फैराडे नियतांक, जिसका मान कितना होता है 96,500 कूलम। अब T को तो अभी बता दी कि क्या बोलते हैं हम लोग ताप, जिसका मान कितना लेना है 298 केल्विन। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। सबसे बड़ी बात है बाबू कि याद रखेंगे इस समीकरण को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कहता है इनमें से कौन नर्निस्ट का समीकरण है। तो याद रखिएगा बाबू, E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT लॉग कोची बाबू केसी बटे कोची NF। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू, इसी में एक और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उठता है, चलिए तो देख लेते हैं उसको भी। चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग जितना भी बात यहाँ पर अभी बोल रहे थे, जैसे ध्यान से देखिए, लिखते हैं हम सभी स्थिरांक का मान रखने पर, सभी स्थिरांक का मान रखने पर, देखिए यहाँ पर E जस की 10, E नोट जस की 10 2.303, R का मान अभी बताए थे 8.31, T का मान बताया 298 लॉग जस की 10। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो बाबू केसी है, पर केसी का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि प्रतिफल बटे क्या बाबू अभी कारक। चलिए अब देख लेते हैं बाबू, नीचे n जस की 10, F का मान होता है जिसका होता है उसका लिख दीजिए 96,500 कूलम। अब ध्यान से देखिए, E जस की 10, A नोट जस की 10। अब ध्यान से सुनिए, इस सब को गुना करके जब इतना से बाबू भाग देंगे, जब ये तीनों को गुना करके इतना से बाबू जब भाग देंगे तो हम डायरेक्ट उसका मान लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए 0.0591, अब बटे बाबू क्या हो जाएगा n, और यहाँ बच गया आपका लॉग प्रतिफल अब बटे बाबू अभी कारक। इसको भी याद रखेंगे बाबू, यह भी जो आया
यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में ये ना दे के बाबू ये भी दे सकता है, कहेगा कि 0.0591 बटे n। याद रखेंगे बाबू, यह भी मान बाबू किसका होता है, नर्नेस्ट के इक्वेशन में ही से पूरा होता है। जैसे इस समीकरण में हम सबका खाली कोची किए हैं बाबू, मान पुट किए हैं, जिसका रिजल्ट दिया 0.0591। याद रखिएगा। तो कोई पूछेगा कि नर्नेस्ट का समीकरण क्या है, तो याद रखेंगे कि नर्नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण ज्ञात किया, जिसे नर्नेस्ट का कोची कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। अर्थात E बराबर E0 माइनस 2.303 RT log Kc बटे कोची बाबू NF। अब क्या आता है बाबू कि हमने सब अभी मान बताया था कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे E को इलेक्ट्रॉन विभव, E0 को मानक इलेक्ट्रॉन विभव, R को गैसीय नियतांक, T बोले तो ताप, Kc बोले तो साम्य स्थिरांक, N बोले तो क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और F बोले तो फैराडे नियतांक। अब लिखे बाबू कि सभी स्थिरांक का कोची करने पर, मान रखने पर, जितना का भी हमने मान बताया, जैसे R का बताया, T का बताया, F का मान बताया, तो ये सबको हुआ कोची करने पर, मान रखने पर। तो ये हो गया बाबू आपका 10 की 10। R का मान इतना होता है, T का मान बताया था कितना रखना है, 298, और बाबू log 10 की 10। Kc का फॉर्मूला होता है प्रतिफल बटे अभिकारक। अब क्या बता बाबू कि नीचे n है, तो n 10 की 10, F का मान होता है 96,500। अब क्या हम बताए थे कि इन तीनों को गुना करके इतना से जब हम भाग देंगे तो हमारे रिजल्ट आएगा 0.0591, 0.0591, और log 10 की 10। अब वही प्रतिफल बटे अभिकारक 10 की 10, अब बटा में कुछ बाबू यह भी बुआरी किसका समीकरण है, नर्नेस्ट का है। तो याद रखेंगे बाबू। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, यह भी एक ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं बाबू आगे की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMF। मतलब होता है बाबू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप ध्यान से देखते हैं, कोई आपसे पूछा कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, चले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। जब सेल के बाहरी परिपथ, जब सेल के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो सेल के इलेक्ट्रोड विभव, सेल के इलेक्ट्रोड विभव की अंतर, सेल इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ध्यान से देखेंगे बाबू। अर्थात EMF बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड।
ये एक ऑब्जेक्टिव का ही प्रश्न है। पूछता है बाबू कि विद्युत वाहक बल के लिए सही है, तो याद रखेंगे हमेशा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, तब याद रहेगा बाबू आपको, नहीं तो फिर ये भूला जाइएगा। अब बात आता है बाबू कि हम अभी बताएं कि ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में ये कैसे पूछेगा। तब पूछता है कि इनमें से कौन विद्युत वाहक बल के लिए सही है, तो उसमें आपको देखना है कि कौन सही है। तो जहां देखेंगे कि कैथोड माइनस एनोड है, वही आपके लिए क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं बाबू कि विद्युत वाहक बल कहते किसको है, तो जब सेल के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जब सेल के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो सेल के इलेक्ट्रॉन विभव के अंतर को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देख लेते हैं बाबू। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संचारण। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, संचारण का आज हम लोग दो बात पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, संचारण होने का शर्त, संचारण होने का शर्त पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे संचारण का रोकथाम। रोकथाम बोलेंगे बाबू हम, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, यानी रोकने का हुक्म। चलिए तो ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाबू संचारण के बाद कि संचारण आखिर होता कैसे। जैसे आप लोग देखते होंगे बाबू कि लोहा पर लग जाता है जंग, तो लोहा पर जंग लग गया, इसका मतलब है बाबू कि उसी को कहते हैं हम लोगों को जी संचारण। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, तो जब लोहे की वस्तुओं को, जब लोहे की वस्तुओं को खुली वायु एवं नमी युक्त स्थान पर, जब लोहे की वस्तुओं को खुली वायु एवं नमी युक्त स्थान पर छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को कहते हैं बाबू को जी हम संचारण। अब बात आता है बाबू कि इसमें एक वर्ड आया अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थ। जैसे कहने का मतलब बाबू कि ऊपर लग गया जंग, तो जंग को हम पूरे कोचे में गिनती करेंगे, वो तो हमारे लिए बेकार ही होगा। इसी कारण उसको हम लोग बोलते हैं अवांछनीय पदार्थ, और अवांछनीय पदार्थ को हम लोग जानते हैं कोचे के नाम से, तो बेकार पदार्थ के नाम से। तो ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से, संचारण किसे कहते हैं, तो जब लोहे के वस्तुओं को खुली वायु एवं नमी युक्त स्थान पर खुला छोड़ देते हैं, कोचे कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग कोचे संचारण। अब बात आता है बाबू की कहता है कि संचारण होने का शर्त बताइए। तो संचारण होने का शर्त सबसे पहला होता है बाबू नमी की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति। दूसरा होता है बाबू वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति। और तीसरा होता है बाबू क्रियाशील धातु की उपस्थिति, क्रियाशील धातु की उपस्थिति। याद रखेंगे बाबू, पहला नमी की उपस्थिति, दूसरा वायु की उपस्थिति, और तीसरा क्रियाशील धातु की उपस्थिति। अब कहता है बाबू कि होने का ही शर्त था। अब कहेगा कि संचारण का रोकथाम बताए, संचारण का कुछ बताए, रोकथाम यानी रोकने का उपाय। तो आप पहला बता सकते हैं पेंट करके, पेंट करके। दूसरा बाबू जस्ता का लेप चढ़ाकर,
जस्ता का लेप चढ़ाकर। तीसरा जो होता है बाबू ग्रीज लगाकर, जिसे हम लोग ग्रीस बोलते हैं। अब बात आता है बाबू, लास्ट देख लेते हैं, धातु को मिश्र धातु में बदलकर, धातु को मिश्र धातु में बदलकर। चलिए अब बात आता है बाबू कि अब इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, संचारण होने का शर्त। अब बात आता है कि संचारण होने का कहेगा बाबू की शर्त लिखें, तो पहला नमी की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, क्रियाशील धातुओं की उपस्थिति। अब संचारण का रोकथाम कहेगा, तो पहला पेंड करके, जस्ता का लेप चढ़ाकर, और तीसरा ग्रीज को जी लगाकर, और धातु को मिश्र धातु में बदलकर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब इसी के अंतर्गत वो दो छोटा एक परिभाषा उसको देख लीजिए जो ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं बाबू हम लोग कि अभी हम लोग पढ़े थे कि रोकने के उपाय में कि जस्ता का लेप चढ़ाकर, तो इससे सवाल उत्पन्न होता है कि जस्तीकरण किसे कहते हैं। तो अभी हम बताए बाबू कि जस्ता का लेप जो हम लोग चढ़ाते हैं उसी को कहते हैं बाबू जस्तीकरण। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई पूछा आपसे कि जस्तीकरण किसे कहते हैं, तो जब लोहे के ऊपर जस्ता का लेप चढ़ाते हैं उसी को कहते हैं बाबू जस्तीकरण। जब लोहे के ऊपर जस्ता का लेप चढ़ाते हैं उसी को कहते हैं बाबू हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। अब बात आता है बाबू कि एनोडीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, जब एल्युमिनियम धातु के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है, जब एल्युमिनियम धातु के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है उसी को कहते हैं बाबू को जी हम लोग एनोडीकरण। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बाबू Al2O3, याद रखेंगे Al2O3। अब बात आता है बाबू कि जंग, तो जंग बाबू ध्यान से सुनिए, जब बाबू कहने का मतलब है कि जब लोहा को हम नमी युक्त स्थान और खुली वायु में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक रंग आ जाता है बाबू, जो उस रंग बाबू कैसा होता है बाबू, भूरा, जैसे हम लोग कोची के नाम से जानते हैं, जंग के नाम से। तो आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि जब लोहे के वस्तुओं को नमी युक्त स्थान पर खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, उसी को कहते हैं बाबू जंग कहते हैं। जब लोहे की वस्तुओं को नमी युक्त स्थान पर खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत बन जाती है, उसी को कहते हैं बाबू जंग, जिसका सूत्र होता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 इंटू X2, जहां पर X रिप्रेजेंट करता है बाबू जल के अणु को, जहां X रिप्रेजेंट करता है जल के कुछ को बाबू अणु को। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर होता है बाबू खत्म होता है। ये आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था वो आपका चैप्टर द एंड होता है। चलिए तो आज का मेरा सेवा समाप्त होती है। Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.